अस्सलाम वालेकुम। आज हम एचईसी सिलेबस में वर्बल रीजनिंग सेंटेंस कंप्लीशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम एचईसी सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रहे हैं जिसमें हमने काफ़ी पोर्शन उसका कवर कर लिया है। आप बाकी वीडियोस भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज हम सेंटेंस कंप्लीशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब सेंटेंस कंप्लीशन में हमारे पास एक सेंटेंस लिखा होगा, उसमें बीच में कुछ चीज़ें मिसिंग होंगी। हमने वहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ढूंढना होगा। तो इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है, टेंसेस हो गई आपके पास, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो गई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस, कंडीशनल्स हैं आपके पास। जो थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स आपने याद करने हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ये चंद कॉन्सेप्ट्स अगर हमें आते हो तो इंशाल्लाह एचईसी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीशन के हवाले से 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम वो क्वेश्चंस सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, देख लेते हैं किस तरह क्वेश्चंस आएंगे। याद रखें, अब कुछ जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर उठाए हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चंस आएंगे आपने बस यही कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर यूज़ करने होंगे। क्वेश्चंस चेंज होंगे, आपने बेसिक जो आइडियाज़ हैं वो आपने पुट करने होंगे। पहला क्वेश्चन है, द कॉन्सर्ट स्टार्ट्स एट 8 PM, सो वी डैश गेट देयर अर्ली। यहाँ पर ऑप्शंस हैं मस्ट, कैन एंड माइट। अब आप देख लें, ये क्वेश्चन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से उठाया गया है, तो आप यहाँ पर करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब पुट करेंगे। तो कॉन्सर्ट 8 PM स्टार्ट हो रहा है, तो वी मस्ट गेट देयर अर्ली। मस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, शी वॉज डैश टू फिनिश हर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट विद हर फ्रेंड्स। मतलब उसको अपना काम ख़त्म करना है अपने फ्रेंड्स के साथ जाने से पहले। तो शी वॉज डैश रिक्वायर्ड, एबल एंड वांटेड। शी वॉज रिक्वायर्ड टू फिनिश हर वर्क बिफोर गोइंग आउट विद हर फ्रेंड्स। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन हियर, शी वॉज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू डैश देयर बुक्स एंड नोटबुक्स। टीचर ने स्टूडेंट्स को क्या कहा कि वो अपने बुक्स और नोटबुक को क्या करें, टू ब्रिंग्स, या टू ब्रिंग्स नहीं आ सकता क्योंकि टू के बाद जब वर्ब लगता है तो इन्फिनेटिव बन जाता है। तो टू के बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, तो ब्रिंग्स है, ब्रिंग दिया है एंड ब्रॉट, तो बी इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को नोट करें तो ये इनडायरेक्ट वर्ब से उठाया गया, इनडायरेक्ट नरेशन से उठाया गया है, सही है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू देयर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ब्रिंग देयर बुक्स एंड नोटबुक्स, तो ये इनडायरेक्ट नरेशन लिखा गया है। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट्स जो होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, टेंसेस हम देख लेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, जॉन इज डैश पर्सन आई नो। ए ऑप्शन है द फनीएस्ट, फनीएस्ट एंड फनीली। अब यहाँ पर एडजेक्टिव्स से और वहाँ पर और आर्टिकल्स के जो कॉन्सेप्ट हो यहाँ पर लगेंगे। जॉन इज डैश पर्सन आई नो, जॉन इज द फनीएस्ट, फनीएस्ट एंड फनीली। जॉन इज द फनीएस्ट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, सही है। तो यहाँ पर अगर हम बहुत सारी चीज़ों में सिर्फ एक इंडिविजुअल जो कि बिल्कुल आइडियल होता है, यूनिक होता है, उसके साथ हम जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो एडजेक्टिव की इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ जो आर्टिकल होता है डेफिनेट आर्टिकल द, वो हम लगा लेते हैं, सही है। जॉन इज द फनीएस्ट पर्सन आई नो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट डैश 3 months। अभी आप देख लें, ये क्वेश्चन सिंपल है, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हैं उससे उठाया गया है। ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट डैश 3 months, तो अब 3 हमारे पास इंडेफिनिट टाइम है, सही है, इसका कोई पोर्शन स्पेसिफिक नहीं है। तो जब इस तरह कोई इंडेफिनिट टाइम आ जाए जिसमें एक स्पेसिफाइड ना हो कि मतलब 3 o'clock से, या इस तरह कॉन्सेप्ट उसमें ना हो, तो फिर हम वहाँ पर फॉर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 3 months विल बी द करेक्ट वन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मूवी वॉज सो स्केरी दैट आई डैश वॉच इट अगेन। यानी मूवी इतनी डरावनी थी, इतना डराने वाली थी कि मैंने उसको दोबारा नहीं देखा। तो यहाँ पर कौन सा हम वर्ब पुट करेंगे, सही जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, कुडंट, कैंट एंड शुड नॉट, सही है। कुड नॉट, कैन नॉट एंड शुड नॉट। तो द मूवी वॉज सो स्कैरी दैट आई कुड नॉट वॉच इट अगेन विल बी द करेक्ट वन, सही है। इतनी डरावनी थी कि मैं दोबारा उसे देखने के काबिल ही नहीं रहा, तो ये कुड नॉट यहाँ पर लगेगा। उसके बाद है, द मोर यू एक्सरसाइज डैश यू विल फील। द मोर यू एक्सरसाइज डैश यू विल फील। अब इस क्वेश्चन को देख लें, यहाँ पर भी ये एडजेक्टिव से उठाया गया है, सही। यहाँ पर हेल्दियर,
healthiest and healthy. The more you exercise, अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो healthy को consider करेंगे. The more you exercise, healthy you will feel. इस तरह नहीं होगा. The more you exercise, the healthier you feel. Healthier, A option is the correct one. Question number 8 है हमारे पास. I dash a lot of money on food this week, so I need to be careful with my spending. I spent and I have spent. इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन लगेगा? देख लें आप. सो आई नीड टू बी केयरफुल विद माई स्पेंडिंग, यानी वो नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहेगा अपनी जो मनी स्पेंडिंग के हवाले से. आई डिश अ लॉट ऑफ मनी ऑन फूड दिस वीक. इस वीक में उसने ज़्यादा खर्च किए हैं, तो दिस टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड. आपके पास यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, ये हैव स्पेंट. सही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव स्पेंट, क्योंकि वो ये काम कर चुका है, नेक्स्ट टाइम वो केयरफुल रहेगा. तो आप इस सेंटेंस को सिंपली देख लेंगे तो सी ऑप्शन आप करेक्ट मार्क करेंगे. हैव स्पेंट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 9 है. द कार डैश बाय माई ग्रैंड पेरेंट्स इज ओवर 20 years old. द कार ओन्ड एंड द कार ओन्स. तो यहाँ पर देख लें, सिंपली है द कार ओन्ड बाय माई ग्रैंड पेरेंट्स इज ओवर 20 years old. तो यहाँ पर owned, B will be the correct option. Question number 10 है. A dash is a group of words that contain a subject and a verb but cannot stand alone as a sentence. अब ये definition based question है. कौन सा इस तरह group of words है जो कि subject और verb contain करता है लेकिन एक अकेले meaningful sentence नहीं बना सकता? तो हमारे पास phrase होता है. सही, ये definition based question है. clause और sentence जो होते हैं ये अपनी meaning describe कर सकते हैं. Phrase cannot describe its own meaning. So we will mark option number A, phrase. Question number 11 है. The teacher asked the students if they dashed their homework. यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आप देख लें, ये भी इनडायरेक्ट नरेशन से उठाया गया है. The teacher asked the students if they dashed their homework. इफ़ दे हैज़ डन, दे के बाद तो हैज़ लगता ही नहीं है, तो इसको हम सिंपली इग्नोर कर देंगे. इफ़ दे हैव डन एंड इफ़ दे हैड डन देयर होमवर्क. तो आप देख लें, इनडायरेक्ट नरेशन है. द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ़ दे हैड डन देयर वर्क. सही है, यहाँ पर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर 12 है. माई सिस्टर इज डैश देन मी. माई सिस्टर इज मोर टालर एंड टॉलेस्ट. तो इसका है माई सिस्टर इज टॉलर देन मी. कंपैरिजन हो रहा है दो चीज़ों के बीच में. जब कंपैरिजन होता है तो वहाँ पर हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगता है. तो माई सिस्टर इज टॉलर देन मी. क्वेश्चन नंबर 13 देख लें. शी डैश अ बुक व्हेन हर फोन रैंग. शी रेड अ बुक व्हेन हर फोन रैंग. शी वॉज रीडिंग व्हेन हर फोन रैंग. शी रीड्स अ बुक व्हेन हर फोन रैंग. रीड्स तो बिल्कुल नहीं होगा, ये पास्ट में. तो शी वॉज रीडिंग, वो एक एक्शन कर रही थी. सही है, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में यहाँ पर दिया गया, इसके साथ ये कंटिन्यूअस एक्शन हो रहा था, तो हम वॉज रीडिंग में लेंगे. शी वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन हर फोन रैंग. क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं. चूज द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपने यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान एग्रीमेंट फाइंड करना होगा, और जो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान करेक्ट एग्रीमेंट होगा वो आप पिक आउट करेंगे. यहाँ पर आप देख लें क्वेश्चंस में. द डॉग्स बार्क्स लाउडली एट नाइट. देख लें आप, यहाँ पर पहला जो ए ऑप्शन है इसमें द डॉग्स बार्क्स लिखा हुआ है, प्लूरल के साथ उन्होंने एस लगाया हुआ है, तो ये इनकरेक्ट होगा. इनमें सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान एग्रीमेंट नहीं है. द डॉग बार्क्स लाउडली एट नाइट. द डॉग बार्क्स लाउडली एट नाइट, ये करेक्ट ऑप्शन हमें फिलहाल लग रहा है. बाकी देख लेते हैं. द डॉग बार्क्ड लाउडली एट नाइट, ये पास्ट में. द डॉग्स बार्क्ड लाउडली एट नाइट, ये ग्रामेटिकली ये सी और डी भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर एक जो डॉग्स की एक खसूसियत है वो डिस्क्राइब की जा रही है, तो हम बी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 15 है. विच सेंटेंस हैज करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज गोइंग ऑन अ फील्ड ट्रिप. द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन अ फील्ड ट्रिप. The group of students were going on a field trip, and last में है the group of students was going on a field trip. तो यहाँ पर आप देख लें, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की बात की जाए तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हम एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट लेंगे. सही है, तो द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज गोइंग ऑन अ फील्ड ट्रिप, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है. वो जा रहा है फिलहाल कंटिन्यूअस है, तो इसके साथ इज लगेगा. तो देखिए, ये सब्जेक्ट आपके पास है और ये वर्ब इज, जो हेल्पिंग वर्ब इज है, इनके दरमियान करेक्ट एग्रीमेंट है. क्वेश्चन नंबर 16 है. चूज द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से है. नीदर द कैट नॉर द डॉग लाइक्स टू ईट कैरेट्स. Neither the cat nor the dog likes to eat carrots. Neither the cats nor the dog
likes to eat carrots. नीदर द cats nor the dogs like to eat carrots. यहाँ पर दोनों सेपरेट चीज़ें हैं और कंबाइंड मिला के ये दोनों प्लूरल बनते हैं, तो हम इसके साथ प्लूरल वाला वर्ब देखेंगे. नीदर द cat nor the dog likes, यहाँ पर ये सिंगुलर वाला s लगा है तो इसको हम रॉन्ग कंसिडर करेंगे. नीदर द cat nor the dog like to eat carrots, ये करेक्ट ऑप्शन होगा. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी. यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान करेक्ट एग्रीमेंट है. क्वेश्चन नंबर 17 है विच सेंटेंस इज द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ये भी उसी के हवाले से. एवरी वन ऑफ द बुक्स वर डैमेज. Every one of the books was damaged. Every one of the books are damaged. Every one of the books is damaged. अब यहाँ पर बुक्स का कलेक्शन है, उसमें एक एक बुक की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पर सिंगल वर्ब हो गया, सिंगल हेल्पिंग वर्ब को हम करेक्ट कंसिडर करेंगे. एवरी वन ऑफ द बुक्स वर डैमेज नहीं हो सकता, यहाँ पर वर्ब की बात की जाए प्लूरल है. और एवरी वन ऑफ द बुक्स वॉज डैमेज, ये ठीक है. एवरी वन ऑफ द बुक्स वॉज डैमेज्ड, ये सही है, पास्ट में लिखा गया. ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर की बात की जाए. क्वेश्चन नंबर 19 है इफ़ आई डैश अ मिलियनेयर आई वुड बाय अ कार. ये अब कंडीशनल्स हैं, सही आप आइडेंटिफाई करेंगे. कंडीशनल से क्वेश्चन उठाया गया है. इफ़ आई डैश अ मिलियनेयर, अगर मैं मिलियनेयर होता तो फिर मैं कार खरीदता. तो ये आपके पास सेकंड टाइप कंडीशनल है, सही है, कंडीशनल टाइप 2. इसमें आप देख लें इफ़ आई एम, इफ़ आई वर एंड इफ़ आई हैव बिन, तो यहाँ पर सिंपली इफ़ आई वर आएगा. यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि इफ़ आई वॉज आना चाहिए, लेकिन याद रखें कंडीशनल्स में फिर हम इफ़ आई के साथ वर लगाते हैं. तो इफ़ आई वर अ मिलियनेयर आई वुड बाय अ कार, दिस विल बी द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 20 है इफ़ इट डैश टुमारो आई विल कैंसिल द पिकनिक. इफ़ इट विल रेन, इफ़ इट रेन्स एंड इफ़ इट रेन्ड, ये फर्स्ट कंडीशनल है, सही है. तो फर्स्ट कंडीशनल में जो हमारे पास पहला सेंटेंस होता है उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं, और जो सेकंड टेंस होता है उसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट लगाते हैं. तो इफ़ इट रेन्स टुमारो आई विल कैंसिल द पिकनिक, ये ऑप्शन करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 21 है इफ़ ही डैश टू द पार्टी आई विल बी हैप्पी. इफ़ ही कम्स टू द पार्टी आई विल बी हैप्पी, यही क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 20 में भी देखा. ये इसका डुप्लीकेट इसी तरह का क्वेश्चन है. इफ़ ही कम्स टू द पार्टी आई विल बी हैप्पी. क्वेश्चन नंबर 21 है इफ़ वी डैश टू द कॉन्सर्ट वी वुड हैव हैड अ ग्रेट टाइम. इफ़ वी डैश टू द कॉन्सर्ट वी वुड हैव हैड अ ग्रेट टाइम, ये आपके पास थर्ड कंडीशनल है, सही है. तो थर्ड कंडीशनल में हमारे पास जो सेकंड टेंस होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट लगता है. इफ़ वी वेंट टू द कॉन्सर्ट वी वुड हैव हैड अ ग्रेट टाइम, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा. इस तरह आपके पास ये देख लें कंडीशनल से हमने कुछ क्वेश्चंस उठाए, कुछ टेंसेस से हो गए. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये मेन एरियाज है जहाँ से क्वेश्चंस की आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है. तो आप इन एरियाज पर काम करें, अपना जो कॉन्सेप्ट है इनको बिल्डअप कर दें, कंडीशनल्स को याद करें, कंडीशनल्स के जितने रूल्स हैं वो आप देख लें एक दफ़ा. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दें, और टेंस आपको पता होने चाहिए. टेंस अब तक तकरीबन सब ने पढ़े होंगे क्योंकि हमने एफएससी कर ली, वहाँ तक सारे टेंसेस हो जाते हैं. एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ये वही मेन एरियाज है जहाँ से क्वेश्चंस के आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकती है. तो आप इन एरियाज़ पर प्रैक्टिस करें. इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अल्लाह हाफिज़.